हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आप लोगों के सहायता के लिए हमने 2023 में जो विज्ञान विषय के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्ट, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज़ का ये भाग 12 है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप उसे अवश्य देखिए। आप लोगों को निश्चित ही बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अगर ये आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये गारंटी देता हूँ कि 35% से अधिक नंबर आएगा केवल ऑब्जेक्टिव में। यानी कुल 40 प्रश्न बनाने होते हैं तो उसमें से आपको 35 से ज़्यादा नंबर आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है कि फल पकाने वाला हार्मोन है, यानी फल को पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर कृत्रिम रूप से किसी फल को पकाना है तो उसके लिए एक एथिलीन नाम का लिक्विड हार्मोन आता है। उसे फल पर लगा देने से फल क्या हो जाता है, पक जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। अगला प्रश्न है कि गोबर छत्ता है, यानी गोबर छत्ता किस प्रकार के जीव है। तो गोबर छत्ता जो होता है वो सड़े गले जीवों से अपना पोषण करते हैं, तो इसीलिए उसे कहा जाता है मृतजीवी पोषण करने वाले जीव है। तो ये क्या है, मृतजीवी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या है। ओजोन जो होता है, यानी ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाया जाता है और हमें सूर्य से आने वाले जो परावैंगनिक किरणें उससे रक्षा करता है। तो वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है वो O3 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यानी जो कवक होते हैं वो किस प्रकार के पोषण करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं, समभोजी पोषण करते हैं या मृतजीवी पोषण करते हैं। तो जितने भी कवक होते हैं जिसे हम फफूंद कहते हैं, तो फफूंद जो होता है वह मृतजीवी पोषण करते हैं, यानी सड़े गले चीज़ों में ही फफूंद लगते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी पोषण। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी जो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र उसे कहा जाता है जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे सभी एक साथ मिलकर के रहते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है किस रूप में होता है, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय, बहुदिशीय या चक्रीय। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। जो यानी मानव का हृदय है वो कितने भागों में, कितने चैम्बर में बटा हुआ है। तो मानव का हृदय 4 भागों में बटा हुआ है, जिसे हम दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां नीले और बायां नीले कहते हैं। तो इस प्रकार से कुल 4 भागों में बटा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता। यानी कि हम विकास जब हुआ, हम सभी जानते हैं कि जो मानव का उद्भव हुआ वो बंदर से हुआ है, यानी हम बंदर के प्रजाति के हैं। तो हमारे में और कौन से ऐसे जीव है, चिंपैंजी है, मकड़ी है, ओरंगुटान है, जीवाणु, किस में हमारी और उस जीव से, इस चारों जीव में सबसे अधिक समानता किसके साथ है। तो हमारी सबसे अधिक समानता है चिंपांजी के साथ। यानी कि चिंपांजी जो है, चिंपांजी के बाद ही जो हुआ वो मानव का उद्भव हुआ। तो चिंपांजी से बहुत सारे हमारे क्या होता है, समानता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंपांजी, जिसे हिंदी में वनमानुष कहते हैं, यानी वनों में रहने वाले मनुष्य। अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। यानी कि जब हम दूध से दही बना देते हैं तो उस पूरे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को कहा जाता है किण्वन। यानी कि इसमें पूरे प्रक्रिया में जल क्या हो जाता है, सूख जाता है और जल सूखने के कारण इसे कहा जाता है किण्वन। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। यानी कि CaOCl2 का जो हम प्रचलित नाम इसे कहा जाता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आयोडीन युक्त नमक है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है कुछ प्रश्न, ये इतने बार पूछा गया, हमें लगता है कि प्रत्येक बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी पूछेगा 2025 में। आयोडीन युक्त नमक का सूत्र क्या है, यहाँ पर कौन से आयोडीन नमक को दर्शाता है। तो ये NaCl KI
जो है वो क्या बताता है, आयोडीन युक्त का सूत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर बी होता है, गलती से ए में लग गया है। NaCl प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इसमें ऑक्सीजन आ गया, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% क्या है, टीन है, तो उसका नाम क्या होगा। यानी जब कॉपर को और टीन को मिलाते हैं तो उससे बनने वाले जो मिश्र धातु होते हैं उसे हम कांसा कहते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, यानी ऑक्सीजन के बीच कितने आबंध होते हैं। तो ऑक्सीजन के बीच द्वि आबंध होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि यशद पुष्प क्या है, यानी यशद पुष्प किसे कहा जाता है। तो यशद पुष्प कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड, ZnO। अगला प्रश्न है उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं, यानी कि ज़्यादा जो उच्च वसीय अम्ल होता है उसके सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, उसके सोडियम लवण को हम कहते हैं साबुन, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह के संकेतक कौन है। तो कार्बोनिल ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कार्बोनिल समूह का क्या ये है, CO, इसका है CO। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक अल्काइन है। अल्काइन किसे कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर अल्काइन ग्रुप का कौन सा होगा, यानी कि यहाँ पर होगा एसिटिलीन। क्या होगा, एसिटिलीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या अल्काइन ग्रुप के हैं। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मापी जाती है, यानी कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके जो फोकस दूरी है वो चिन्ह पर ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करें तो दर्पण ये है एक प्रकार, ये अवतल दर्पण है, और चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दर्पण कोई भी हो सकता है। तो इसमें जो बाईं ओर की दूरी होती है उसे ऋणात्मक और दाईं ओर की दूरी को धनात्मक मानी जाती है। और हम सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी बाईं ओर होता है, यानी कि बाईं ओर की जितने भी दूरी मापी जाएगी दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर, वो सारे के सारे ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ पर कह रहा था किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ की अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, यानी कि अवतल दर्पण है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाना वो बड़ा बनना है, यानी कि आवर्धित का अर्थ होता है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उस स्थिति में वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए। तो जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उस स्थिति में दर्पण के पीछे यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इस वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। तो इसका वस्तु का स्थिति होगा फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस और ध्रुव के बीच। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुल 2 नियम हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, कौन कौन से। तो सबसे पहला है कि आपतित किरण और आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात स्थिरांक होता है, यानी कि sin I बटा sin R बराबर स्थिरांक, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आप प्रकाश के अपवर्तन के कुल 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी कि अभी तुरंत बताएं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसे दूसरा नियम था sin I बटा sin R। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो sin I बटा sin R होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। यदि लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस में आवर्धन m का मान होता है,
यानी कि जो अवतल लेंस होता है उसमें आवर्धन किसके बराबर होता है? तो अवतल दर्पण में आवर्धन जो होता है V/U होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V/U। वैसे तो -V/U होता है, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी की सभी दूरियां माइनस में ली जाती है, जिस कारण से -V/U होता है। अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? जो हीरा होता है वो किसका अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा को सबसे कठोरतम पदार्थ माना गया है और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितने सतहों में से घिरा होता है? तो जो प्रिज्म होता है वो कुल 5 सतहों से घिरा होता है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश प्रवेश करती है तो 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आयन जो होता है आदान प्रदान होता है, यानी कि ऋण आयन धन आयन के पास जाता है, धन आयन ऋण आयन के पास जाता है, तो वैसी अभिक्रिया को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समीकरण को संतुलित नहीं, यानी कि जो समीकरण यहाँ पर कुछ समीकरण दिए गए हैं इसमें देखना है कि कौन से समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित समीकरण उसे कहा जाता है कि यहाँ पर जो अभिकारक है उत्पाद में दोनों में ही तत्वों के जितने भी परमाणु संख्या होते हैं या सभी क्या होते हैं या परमाणु द्रव्यमान होते हैं दोनों बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 या 2 4 हाइड्रोजन है, इस साइड भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि ये 2 इस ऑक्सीजन का भी है। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन डी में, यहाँ पर Pb 1 है तो यहाँ पर Pb 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 3 दूना 6 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 4 2 यहाँ पर 1 2 2 4 1 5 है, यानी कि यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? यानी कोई विलयन है वो उदासीन है तो उदासीन का मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का मान 7 होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे कहा जाता है अम्लीय विलयन, और जिस विलयन का मान 7 से अधिक होता है उसे कहा जाता है क्षारकीय विलयन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन से है? सूचक उसे कहा जाता है जो अपना रंग बदल के अपनी गंध बदल के क्षारक और अम्ल का पहचान करवाता है, उसे सूचक कहा जाता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक सूचक यानी प्राकृतिक द्वारा जो निर्मित सूचक यहाँ पर कौन से हैं? तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। जैसे ही हल्दी पर आप क्षार डालेंगे तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो जैसे हल्दी पीले से लाल हो जाए तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वह क्षारीय प्रकृति का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक सूचक हल्दी है। अगला प्रश्न कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा इसे धवन सोडा भी कहते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विजातीय यौगिक है? विजातीय का अर्थ होता है इस ग्रुप से अलग। यहाँ खड़िया है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। खड़िया की बात, खड़िया को अंग्रेजी में चौक कहते हैं, जिसे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो खड़िया का भी रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र भी होता है CaCO3। संगमरमर का सूत्र भी होता है CaCO3, यानी कि ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, एक ही, इस तीनों का रासायनिक सूत्र एक है। इस प्रकार से ये तीनों एक है, लेकिन यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र अलग होता है। इसका होता है CaSO4 × ½ H2O। तो इस कारण से ये अलग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सबसे कठोरतम प्राकृतिक में पदार्थ, या अभी तुरंत बताए थे कि जो हीरा होता है वह सबसे प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देता है वो होता है क्षारीय, और क्षार पर का जो सूत्र होता है वो OH- होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, यानी OH माइनस का जो आयन होगा वो क्षारीय प्रकृति का होता है और वो नीले को लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय का अर्थ होता है वह ऊर्जा या वह पदार्थ या वह ईंधन जिसकी समाप्ति हो जाए, यानी जिसका समाप्ति हो जाने के पश्चात उसे का निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों में होता है, उसे अनवीकरणीय कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम है वह अनवीकरणीय का स्रोत उदाहरण है, यानी कि एक बार पेट्रोलियम समाप्त होने के बाद पुनः उसका निर्माण तुरंत नहीं होगा तो लाखों वर्षों का समय लगेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? यानी जीवाश्म ईंधन होता है उसका वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन जो होता है उसका वास्तविक जो स्रोत होता है वो सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य से ही उसमें बहुत समय तक सूर्य के ताप के कारण वो जो ईंधन होता है, जैसे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं धरती के अंदर दब गया और सूर्य के रोशनी से लंबे समय तक उस पर ताप पड़ा, जिसके कारण उसमें ताप और दाब बढ़ने के कारण वो कोयला का रूप ले लेता है। तो इसका वास्तविक स्रोत सूर्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते उन्हें क्या कहा जाता है? यानी जो जलकर उष्मा उत्पन्न करे, तो जलकर उष्मा उत्पन्न करने वाले को कहा जाता है ईंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, यानी कि जो प्रदूषण होता है, वायु में जो प्रदूषण होता है, इसके लिए रूस में एक मानक तैयार किया गया था और उसी मानक को कहा जाता है यूरो 2, जो वायु प्रदूषण को सूचित करता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? कांच की सिल्ली, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण या प्रिज्म? हम अभी तुरंत बताए थे कि जब कोई श्वेत प्रकाश या सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 विभिन्न रंगों में बट जाती है। इस पूरे प्रक्रिया को ही कहा जाता है वर्ण विक्षेपण, और इस प्रकार के जो 7 पट्टी का निर्माण होता है उसे कहा जाता है वर्णपट, जिसमें होता है वै जानी हो पीनाला, अर्थात बैगनी, बै से बैगनी हो गया, जा से जामुनी हो गया, नी से नीला हो गया, पी से पीला हो गया, ना से नारंगी हो गया, ला से लाल हो गया। जिससे तो इस प्रकार कुल 7 रंगों में ये बट जाता है। तो इसको बांटने वाले जो होते हैं उसे कहा जाता है प्रिज्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जब सूर्य का प्रकाश सोलर पैनल पर पड़ते हैं तो उसमें इस प्रकार के कुछ यंत्र छोटे छोटे लगे होते हैं जिसे कहा जाता है सौर सेल। ये सौर सेल क्या करता है, इस पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो सूर्य के प्रकाश को, सौर ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो इसे कहा जाता है सौर सेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? यानी कि सबसे शक्तिशाली क्षारक कौन से है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है सबसे शक्तिशाली क्षारक। तो इसमें आपसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी सूखे बर्फ, सूखा बर्फ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं उसे जमा दिया जाता है, उसे ही कहा जाता है शुष्क बर्फ। तो इसे कहा जाए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 होगा इसका सूत्र। अगला प्रश्न है कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, यानी जब कार्बन को हाइड्रोजन से मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिक को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? बोरॉन और एल्युमिनियम अगर बात करते हैं, हम अगर नज़र डालते हैं अपने आवर्त सारणी पर तो बोरॉन और एल्युमिनियम यहाँ पर आसपास है। बोरॉन की परमाणु संख्या 5 होते हैं जबकि एल्युमिनियम की 13। ये सब 13 वर्ग के तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यानी मूत्र जो पीले रंग का हो जाता है उसमें किस वर्णक के कारण होता है? वो होता है यूरोक्रोम के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
बाघ उपभोक्ता है, यानी कि बाघ किस स्तर के उपभोक्ता है? प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीय पोषीय स्तर, तृतीय पोषीय स्तर या इनमें से कोई नहीं। अगर हम आहार श्रृंखला पर नज़र डालते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि ये सबसे पहला जो पेड़ पौधे होता है उसे उत्पादक कहा जाता है। यहाँ से प्रथम स्तर हुआ, ये द्वितीय स्तर हुआ, या तृतीय स्तर हुआ। ये जो हरे रंग का है इस स्तर को निरूपित करता है। तो प्रथम स्तर के ये जीव हुए, द्वितीय स्तर के ये जीव सब है, और तृतीय स्तर के ये जीव है। तो बाघ एक तृतीय पोषीय स्तर के जीव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पोषीय स्तर का। अगला प्रश्न है, पित्त रस का स्राव होता है, यानी जो हमारे शरीर में पित्त रस बनता है जिसे अंग्रेजी में बाइल जूस कहते हैं, वो कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस जो होता है वो हमारे यकृत से प्राप्त द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। ये हमारे यकृत जिसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, यहाँ से ही पित्त रस यानी बाइल जूस का क्या होता है? स्रावित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, यानी कि मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के जो अग्रपाद होता है, यानी अगली पैर होता है, वो किस प्रकार के होता है? समजात अंग होते हैं, असमजात अंग होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए, ये मानव के हाथ, अगले हाथ जो अग्रपाद यानी अगला हाथी हो गया मानव के अग्रपाद, और ये बिल्ली है या चीता है या बाघ है, सभी बिल्ली प्रजाति के ही होते हैं। तो इसका भी इस सब का बनावट, ये चमगादड़ है, इन सब का बनावट समान है। इस सब का बनावट क्या है? समान। जब कि दो या दो से अधिक जीवों के जो संरचना क्या हो समान होता है, अस्थि के संरचना समान होते हैं, उसे कहा जाता है समजात अंग। यानी कि संरचना क्या एक समान है, इसे कहा जाता है समजात अंग। जबकि अगर संरचना अलग अलग हो और कार्य क्या हो एक समान हो, उसे कहा जाता है असमजात अंग। जब संरचना एक समान हो, कार्य अलग अलग हो, तो उसे कहा जाएगा समजात अंग। जबकि संरचनाएं अलग अलग हो और काम एक जैसा हो, जैसे अगर हम बात करें कि एक तितली का पंख और एक पक्षी का पंख, दोनों के पंखों की संरचना अलग अलग है, लेकिन दोनों के काम एक है, उड़ना। उड़ने यानी कि यहाँ पर काम एक समान है, संरचना अलग अलग है, इसे कहा जाएगा असमजात अंग। जबकि मानव के हाथ और चीता के अगले पैर या जो चमगादड़ उसके अगले पैर, इस तीनों का संरचना एक समान है, लेकिन इस तीनों का काम अलग अलग है। मानव अपने हाथों का काम पकड़ने के लिए करता है, जबकि चीता हो या बिल्ली हो अगले पैर का काम उसी प्रकार पकड़ने के लिए करता है, लेकिन वो ज़्यादातर दौड़ने में करता है। तो इसका काम अलग अलग है, इस कारण से इसे कहा जाता है समजात अंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन प्रक्रिया के द्वारा दो ऐसे जीव हैं जो अपनी जनन प्रक्रिया करते हैं। एक तो हाइड्रा होता है और दूसरा प्लेनेरिया होता है। तो ये दोनों ही पुनरुद्ध भवन के द्वारा ही अपने क्या कहते हैं जनन प्रक्रिया पूर्ण करता है। अगला प्रश्न है, किसी जीव के जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो किसी जीव के जो जीनी संरचना होता है उसे जीनोटाइप कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? यदि रक्त का रंग लाल है, किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, यानी जो क्लोरोफिल होता है वो किसके रंग का होता है? तो क्लोरोफिल होता है हरे रंग का। तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के पत्ते जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों का कठोरतम भाग है, यानी जो दांत होता है उसके कठोरतम भाग को क्या कहा जाता है? तो दांत के कठोरतम भाग या ऊपरी सतह को कहा जाता है एनामेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो सबसे पहले थायराइड नाम की एक ग्रंथि होता है जो हमारे गले में पाया जाता है, और थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए उसे चाहिए आयोडीन। जब आयोडीन नहीं मिलता है तो थायरोक्सिन यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो भोजन होता है उसी से थायराइड का पाचन होता है। तो यहाँ से उसे चाहिए आयोडीन। जब उसे आयोडीन नहीं मिलता है तो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन नहीं बनता, जिस कारण से गला फूल जाता है, जिसे
घेंघा रोग कहते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन को संश्लेषित करने के लिए उसे आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अपघटक का उदाहरण है। अपघटक कहा जाता है उसे जो पर्यावरण में या वातावरण में जो प्राकृतिक निर्मित जो भी चीज़ें हैं उसको पुनः से प्राकृतिक में मिला दिया जाता है। जैसे पेड़ पत्ते के पौधे सड़ गल के पुनः मिट्टी में मिल जाता है, तो उस को पेड़ पौधे के पत्ते को मिट्टी में मिलाने के लिए जिस छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उसे ही कहा जाता है अपघटक। तो अपघटक यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर गाय, यहाँ पर क्या है, कवक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो कवक होते हैं वो अपघटक का काम करते हैं, यानी सड़ाने गलाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी पृथ्वी जो है उस पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण का यहाँ पर हिस्सा कौन सा है, तो पर्यावरण के वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल, ये सभी क्या है हमारे पर्यावरण का हिस्सा। ये सभी मिलकर के ही हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, यानी जो वन में पारिस्थितिक तंत्र है तो उसमें कितने पोषी स्तर होते हैं, तो इसमें कुल 4 पोषी स्तर होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला होता है उत्पादक। उत्पादक में पेड़ पौधे, पोषी स्तर के पोषी स्तर में ये प्रथम पायदान पर होता है उत्पादक, जैसे हरे पेड़ पौधे। दूसरे में प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे शाकाहारी प्राणी होता है। द्वितीय पर होता है सर्वाहारी प्राणी और अंतिम में होता है मांसाहारी प्राणी। तो यहाँ पर कुल 4 क्या पोषी स्तर होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, यानी जो पत्ते होते हैं उसमें रंध्र छिद्र होते हैं वो घिरे होते हैं एक गाढ़ कोशिका से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाढ़ कोशिका। अगला प्रश्न है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, यानी हम जब श्वसन क्रिया से छोड़ते हैं तो कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है, यानी कि अगर कौन सा ऐसा रंग हो जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होगा, तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग। अगला प्रश्न है ग्लूकोज में के पूर्ण ऑक्सीजन का क्या मुक्त होता है, यानी जब ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकृत कर दिया जाए, ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो क्या मुक्त होगा, तो पूर्ण तरह ऑक्सीकृत करने के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ऊर्जा भी निकलता है और H2O भी निकलता है, यानी सभी काम होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होता है। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो कोशिका का जो झिल्ली होता है वो अर्धपारगम्य होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य। अगला प्रश्न है ATP का विस्तारित रूप है, यानी ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि स्टार्च की उपस्थिति में जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, यानी स्टार्च, अगर किसी पदार्थ में हमें पता करना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं है, उसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, उसके लिए प्रयोग किया जाता है आयोडीन का। आयोडीन के प्रयोग करने से स्टार्च का पता चल जाता है। अगर किसी चीज़ में स्टार्च होगा, अगर उसमें हम आयोडीन डालेंगे तो ये नीले या काले रंग का हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का दर किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के गुण पर। बिल्कुल, प्रकाश का गुण कैसा है, यानी लाल है, हरे है, काले हैं, आप भी बताएं कि लाल रंग में सबसे ज़्यादा होगा, तो प्रकाश के गुण पर करता है। प्रकाश की मात्रा उस पर भी करता है, तेज प्रकाश आ रहा है या कम प्रकाश आ रहा है, तो ए और बी दोनों इसके सही उत्तर होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस लेंस की अपसारी लेंस कहा जाता है, यानी किसे अपसारी लेंस का, अवतल लेंस जो होता है उसका दूसरा नाम अपसारी लेंस भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी लेंस।
अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाले जो प्रकाश होते हैं वो होता है लाल रंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा न जाना चाहिए। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो उसे किस क्रम में जोड़ा जाए, तो उसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। अगर प्रतिरोध का मान घटाना है तो उसे जोड़ा जाता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली जो होता है उसमें कुंडली जिसे अंग्रेजी में कॉइल कहते हैं, इसमें माइनस प्लस का कोई लोचा नहीं होता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित हो। अभिसारी किरण पुंज का अर्थ होता है बहुत सारे प्रकाश की किरण एक पॉइंट पर मिले, उसे कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। तो परावर्तित अवतल दर्पण पर समतल दर्पण प्रकाश को उसी दिशा में मोड़ देता है। तो यानी कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलता है उसे कहा जाता है अभिसारी, जब एक बिंदु से निकलता है उसे कहा जाता है अपसारी। जब एक बिंदु पर सारे प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ेंगे तो उसी बिंदु से सारे उसी दिशा में निकलेंगे, तो हो जाएगा इसे अपसारी हो जाएगा। तो इसे कहा जाएगा अपसारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक एमीटर के 0 तथा 24 अंकों के बीच 0 तथा 24 अंकों के बीच 24 अंकों के बीच 20 विभाग, यानी 2 एम्पियर, या 24 नहीं है 2 एम्पियर है, 24 लिखा गया। यानी कि एक एमीटर है, इसके 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। तो एमीटर का अल्पतमांक क्या है, यानी कि लिस्ट काउंट क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जाने ये क्या है, एक एमीटर है और एमीटर में 0 से लेकर कितना बता रहा है 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग, यानी कि यहाँ से छोटे छोटे लाइन कुल 20 है। मान लेते हैं यहाँ पे 20 तो नहीं है लेकिन छोटे छोटे कुल 20 है। तो इसका कहता है क्या अल्पतमांक क्या है। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, अल्पतमांक का सूत्र होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम बटा में विभागों की संख्या। तो यहाँ पर उच्चतम मान कितना हो गया 2 हो गया, 2 एम्पियर, और निम्नतम मान हो गया 2 0, और कुल एम्पियर इसमें 20 विभाग 20 भागों में ये बटा हुआ है। इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 1/10, यानी कि 0.1 एम्पियर। तो इसमें जो अल्पतमांक होगा कितना होगा 0.1 एम्पियर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। अगला प्रश्न है यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध के अगर समांतर प्रतिरोध हो, समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो कुल समतुल्य प्रतिरोध 1 से कम ही होता है। तो यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। अगला प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी 19 है। तो सबसे पहले अगर पहले कोष में कितना रखता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 2 रखेगा। तो उसके बाद दूसरे में कितना 8, फिर तीसरे में 8, तो कितना 8 8 16 और 2 20, यानी कि कितना हो गया। अंतिम वाला में 7 ही रख पाएगा, पहला में 2 सॉरी, तो कितना 8 8 16 और 2 18 1 हो जाएगा। लास्ट वाला में बचेगा कितना 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना ए, 1 इसकी संयोजकता है। अगला है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या होता है वो 19 होता है, इसका 9 होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला करने वाले को कहा जाता है, यानी कि क्षार कहा जाता है। लाल को कौन नीला करे, क्षार। क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन के जो परमाणु भार पर बात करें तो परमाणु भार लगभग दोगुना से या तो एक बेसी हो, एक अधिक होता है या तो बराबर होता है उसका परमाणु भार। तो परमाणु संख्या ऑक्सीजन का होता है कितना 8, तो इसका दोगुना हो जाएगा कितना 16, तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है।
और आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, धातुओं के अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में अगर बात करें तो सबसे अधिक होगा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक और कॉपर। अभिक्रियाशीलता श्रेणी पर बात करते हैं इसके चार्ट पर, तो सबसे पहले क्या आता है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद यहाँ पर जिंक और सबसे नीचे आता है कॉपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज के अंतिम प्रश्न है कि Fe2O3 2Al Al2O3 प्लस Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी ये जो अभिक्रिया दिया गया किस प्रकार के अभिक्रिया है। देखो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है, तो फेरस ऑक्साइड को अलग कर दिया, एल्युमिनियम इसके जगह पर आ गया, यानी कि इसे फेरस को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो इसे कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन अभिक्रिया होगा। यहाँ पर गलत लग गया, ये क्या होगा विस्थापन, द्विविस्थापन नहीं होगा, ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।